अस्सलाम वालेकुम। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है और वहाँ पर दुनिया जहान के जितने सरबराहान हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के वो आपस में मिल रहे हैं। पाकिस्तान की अहमियत माजी की मीटिंग की निस्बत इस दफ़ा हमें मुख्तलिफ नज़र आती है। ट्रंप ने इस्लामिक ममालिक के जो हेड्स हैं उनके साथ फ़लस्तीन के मसले के ऊपर एक मीटिंग की जिसको कतर ने को होस्ट किया था। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और जॉर्डन वो उनके साथ, इंडोनेशिया समेत उनके साथ बैठे नज़र आते हैं। पाकिस्तान का वहाँ मौजूद होना, ये पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको एसोसिएट कर रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो हालिया मुआहदा कि उसके बाद मशरक़ वस्ता के अंदर पाकिस्तान की अहमियत पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। और इसकी आगे बढ़ने के अंदर 2-3 फैक्टर्स ने काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया। एक तो मई के महीने में जो मार्का हक में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी और पाकिस्तान को फ़तह हासिल हुई। भारतीय फ़िज़ाइया के हमने 6-7 जहाज़ मार गिराए और जो मोस्ट मॉडर्न उनके फ़ाइटर जिसके ऊपर वो बड़ा नाज करते थे उसको पाकिस्तानी JF-17 और J-10Cs ने उनको मार गिराया और उससे जवाब में उनकी तरफ से कुछ रद्द-ए-अमल के तौर पर वो कुछ कर भी नहीं पाए सिवाय इसके कि वो मुख्तलिफ मसाजिद और 1-2 मदारिस के ऊपर अपने मिज़ाइल गिराए और वो यहाँ से चलते बने। दूसरा बड़ा फैक्टर बना जो दोहा के अंदर इसराइल ने हमला किया, उसी दोहा के ऊपर जिसको सिक्योरिटी देने के लिए ख़ुद अमेरिका वहाँ बैठा हुआ था, दोहा के अंदर ही बैठा हुआ है, उसी बेस से जहाज़ उड़ते हैं और इसराइली फ़ाइटर्स को रिफ्यूल करते हैं। तो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक ठेका लिया हुआ था या कॉन्सेप्ट उसने एल्यूजन डेवलप की हुई थी अमेरिका ने पिछले 30-40 सालों से, वो एकदम से वो कोलैप्स कर गई और वो ममालिक जो थे उन्होंने ये महसूस किया कि अमेरिका जब भी ज़रूरत हुई ऐसी कि हमें सिक्योरिटी इसराइल के मुकाबले में चाहिए हो तो ये इसराइल का साथ देगा, हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। सऊदी अरब ने उसी चीज़ को भांपते हुए तेज़ी से पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया। तो एक तो ये फैक्टर है जिसको आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरा, 2-3 ऐसे डेवलपमेंट्स इंडिया की तरफ से नज़र आ रही हैं जिससे लगता यह है कि अभी इंडिया के साथ एक और जंग होना मुस्तकबिल करीब के अंदर अभी बाकी है। जो मई में हुआ वो तो उसका पहली किस्त थी, दूसरी किस्त शायद ज़्यादा दूर ना हो और पहली मार खाने के बाद अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा उसको मार पीटेगी, लेकिन दुश्मन के लिए अपनी तैयारी हमेशा पक्की रखनी चाहिए। कोल्ड स्टार्ट इनका एक माजी का मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ किस्म की आरा वहाँ से आती रही। आज का जो भारतीय अखबारात के मुख्तलिफ क्लिप्स हैं, हिंदू की एक रिपोर्ट है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो एक नई मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर और उसको भी उन्होंने वो कोल्ड स्टार्ट को ही नाम दिया है, जिसमें ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स के हवाले से और एयर डिफेंस सिस्टम को अपना इंश्योर करने के लिए किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उनके जो राजनाथ हैं उनके स्टेटमेंट भी इसी तरह के आ रहे हैं, काफ़ी जारहाना किस्म के बयान हैं। तो ये 2 ख़बरें हैं जो आज के प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे और जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका अरशद मलिक साहब। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़यूम साहब हैं, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब साबिक़ सफ़ीर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तकिल मंदूब हमारे साथ हैं। मुनीर अकरम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उमर करीम साहब किंग फैसल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज़ वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर करीम साहब आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। पहले तो ये जो ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस की है फ़लस्तीन के मसले के ऊपर, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमास को रिवॉर्ड करना होगा फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, दूसरी तरफ कतर के साथ बैठ के जहाँ पे हमला भी हुआ और इन्होंने सूलतकारी की वहीं पे बैठ के उन्हीं के साथ एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। ये 2 अमली नहीं नज़र आई आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो बड़े दिन से कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब एक नाकाबिल एतमाद आदमी है, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता और वो किसी वक्त भी पलट सकते हैं। मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात जो उनकी जो एक्सप्लोसिव स्पीच थी आज की, जो पता ये चला कि 56 मिनट चली, जो कि 4 दफ़ा जो उनका एक डिप्यूटेड टाइम था उसको एक्सटेंड किया गया और उसमें शुरू उन्होंने यूनाइटेड नेशन से की और आपने वो देखा लिफ्ट और टेलीप्रॉम्प्टर्स का जो किया। आपको उसकी शायद वजह पता तो होगी कि उनको रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, तो वो रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड नेशन का जो उनको नहीं मिला था उसका आज उन्होंने अपना गुस्सा पूरा कर दिया। ट्रंप इज़ ट्रंप। इट कुड बी फेडरल रिजर्व का जो हेड है ना सर, जी, उसको वो डांटा है जाके कि $5 अरब जो है ना तुम लोग इस बिल्डिंग की रेनोवेशन पे लगा रहे हो। उसने कहा कि ये 5 साल पहले जो हमारी एक बिल्डिंग बनी थी ना, ये उसकी कॉस्ट है जो आप रेनोवेशन पे बता रहे हो, बट चीज़ इंसिस्टिंग नहीं तुम लोग पैसे ज़ाया कर रहे हो। तो देखें, उनके मुँह में जो आता है वो बोल देते हैं। अब देखें, वो एक दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत के अलमबरदार है और यहाँ पे सादिक खान जो कि तीसरी दफ़ा जमहूरियत, बुनियादी जमहूरियत के ढांचे के
तौर पे सामने आते हैं, जिनको लॉर्ड किंग का अवार्ड दिया जाता है, उसको आप बदतरीन मेयर का खिताब देते हैं। और फिर एक और दिलचस्प बात, क्यों कहते हैं कि शायद सादिक खान जो है वो शरीयत ला रहा है। और मैं कहता साढ़े पाकिस्तान जब मुसलमान थे शरीयत आई नहीं तो वो कैसे ले आएंगे। इसी तरह अगर आपने एक और बात गौर की हो कि उन्होंने कभी भी पुतिन को और शी जिनपिंग को डायरेक्ट रिडिक्यूल नहीं किया। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप इसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो नदीम भाई, बात यह है कि ट्रंप साहब जो हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो मैं हूँ उसके अलावा कोई नहीं। यूनाइटेड नेशन में उनकी स्पीच अगर आप देखें तो वो एक इंतखाबी स्पीच लग रही थी कि जैसे वो कोई इंतखाब लड़ने है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। और दूसरी उनकी ख्वाहिश अजीम है कि किसी तरह मैंने रोत हो कि नोबेल प्राइज़ दे दो, जो कि नहीं मिलना, उनको भी पता है। तो उनकी कोई राय को आप मोतबर ना जाने। इज़राइल के ऊपर बहुत क्लियर हैं वो। इज़राइल के मुकाबले में कोई मुल्क नहीं खड़ा हो सकता, भले वो कतर हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, टर्किया हो, कोई भी मुल्क हो। उनके जो मफादात इज़राइल के साथ वाबस्ता वो वही रहेंगे, और उसमें उनकी भरपूर सपोर्ट जो है उनके दोस्त और अलाइड्स कर रहे हैं। ऑल्दो ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो कि उन्हीं के हलीफ होते थे, उन्होंने इसराइल को, फ़लस्तीन की सियासत को तस्लीम तो कर लिया, फ्रांस ने भी कर लिया, बल्कि 193 में से 150 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया। लेकिन इसराइल के मुकाबले में हमास को और फ़लस्तीन के कभी भी वो फेवर नहीं करें। जनाब क्यूम साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान का रोल? क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कभी इतनी ज़्यादा रेयर ओकेजन होता है कि इतनी ज़्यादा अहमियत मिले ऐसे मौके के ऊपर, या जब यूएन जनरल असम्बली का ख़ास तौर पर इजलास हो रहा हो, तो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर है वाशिंगटन के अंदर वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से अमेरिकी सदर के साथ फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिल जाए। वो जो फ़ोटो अपना, उसके लिए हम हाथ जोड़ रहे होते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, गुजरते गुजरते प्रेसिडेंट से हाथ मिला दो ताकि फ़ोटो खींची जाए। तो इट्स ए डिफरेंट ओकेजन। मिड 90s में मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था विद प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहब। तो हम जब न्यूयॉर्क गए, यही जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं जनरल असेंबली, तो हमारी कोशिश ये थी कि हमें कोई 20-25 मिनट मिले फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के। एंड बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट। तो बड़ी मुश्किल के साथ इट वाज मैनेज के वो। तो ये सच्ची बात है, और आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में ठीक कहा कि अल्लाह का ये करम है कि पाकिस्तान का इमेज, इसकी आर्म्ड फोर्सेस की बेहतरीन कारकर्दगी, ख़ुसूसन चूँकि इंडिया एक एग्रेसर था, हमने अपना दफ़ा किया, और दफ़ा बिफिटिंग मैनर में किया, बल्कि फिर काउंटर अटैक भी किया, जिसको ख़ित्ते ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। तो ये मैं तो ख़ुद सोल्जर हूँ, और एयर मार्शल साहब भी पायलट रहे हैं और एयरफोर्स का जाए। हमारी आर्म्ड फोर्सेस खुदा के करम से दुनिया में चंद बेहतरीन प्रोफेशनल आर्मीज़ में से काउंट होती है। अभी जो 2025 का सर्वे आया है, जो फायर पावर इंडेक्स की रेटिंग आई है, उसमें 145 मुल्कों में पाकिस्तान की फ़ौज रेट हुई है 12th, और टर्की इज़ 8th, और हमारा बजट जो है डिफेंस का वो $9 बिलियन है। सऊदी अरेबिया की मसलन बजट है $78 बिलियन, लेकिन उनकी रेटिंग 24th है, उस सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बावजूद। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कम्बैट वर्दीनेस के लिए ट्रेनिंग चाहिए, उन्हें अंदर पोटेंशियल है लेकिन ओरिएंटेशन चाहिए, और यहाँ रिसोर्सेज चाहिए। और हम मीगर रिसोर्सेज में भी अल्लाह के करम से पाकिस्तान का दफ़ा हर हालत में, देखें, राइट फ्राम 48 to 65 to 71 हमने अपनी पूरी एफर्ट की है। इंडिया ने आपको 2 लख्त करने की हर मुमकिन एफर्ट की है, जो कि हमने अपना मसलन 65 वॉर में प्लान ये था कि सियालकोट से एक पिनसर आएगी और एक लाहौर से आएगी, और जीटी रोड को ख़त्म करेंगे तो पाकिस्तान का काम तमाम होगा। दोनों ब्लंट हुई, एक BRB पे जो है हमारे निशाने। 71 में आपका दुश्मन कामयाब भी तो हुआ नहीं। देखिए ना, 71 में हमारा एक विंग जो बहुत दूर था, और उसके अंदर 1000 माइल का जो फासला है, सर हिस्सा तो हमारा था ना, तीनों तरफ दुश्मन था। यस, ये बात ठीक है, लेकिन आप देखें कि आप जो इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो फील्ड मार्शल, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज ये ऐसे अंडर एस्टिमेट ना करो, ये प्रोफेशनल आर्मी है। किसी ने कहा ना कि उन्होंने सरेंडर किया वगैरह किया, तो देन ही सेड,
और उसमें 9000 की बात होती है, कोई 28,000 सोल्जर थे और बाकी वो लोग। डिटेल में हम चले जाएंगे। मुनीर अकरम साहब से भी राय ले लें। मुनीर अकरम साहब, जो मिडल ईस्ट की मौजूदा सूरत हाल है और उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट, उसको आप कैसे देखते हैं? और इस वक्त जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वाशिंगटन में मौजूद होंगे, न्यूयॉर्क के अंदर उनकी मीटिंग चल रही हैं, उन मीटिंग्स को आप किस सेंस में देखते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंस दी जा रही है पाकिस्तान को, और क्या आउटकम हो सकती हैं पॉसिबली ये जो समिट हुआ मुस्लिम ममालिक के साथ ट्रंप साहब का, उसके बाद? जी, ये जो मुसलमान जो अरब और इस्लामी सरबराह जो मिले हैं ट्रंप साहब से, तो उनका मेजर डिमांड तो यही था, और कोई बेशक कि इज़राइल को रोका जाए, और अमेरिका एक वाहिद मुल्क है जो नेतन्याहू की ये जो जेनोसाइडल जंग है उसको रुकवा सकता है। तो यही हमारी मेजर आस्क वहाँ थी। अब उसका नतीजा क्या निकलता है वो देखने की बात है। नेतन्याहू अभी तक नहीं माने हैं उन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि ये अगर आपने फ़लस्तीनी रियासत को माना जो वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम काउंटर मेजर्स लेंगे, हम एनेक्स कर देंगे वेस्ट बैंक को वगैरह वगैरह। तो मुझे अब तक नहीं नज़र आता कि कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, पर ये मुलाकात अहम थी, ज़रूरी थी, और ट्रंप साहब को मनवाना बहुत ज़रूरी है इस जंग को रोकने के लिए। जहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात है मेरे ख़्याल में उसमें अगर नॉर्मल तरीके से पॉलिसी हो तो हमारी तवज्जो होनी चाहिए हमारे जो ख़ुद के नेशनल मसले हैं, जिसमें कश्मीर है, इंडस वाटर ट्रीटी है, और जो हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दी की सपोर्ट है बलूचिस्तान और फ्रंटियर में, ये मसले हैं जिसके ऊपर यानी ट्रंप साहब ने जब ये सीज़ फायर करवाया था, कह रहे हैं सीज़ फायर मैंने करवाया, और उसी वक्त हमें उन्होंने दिलासे दिए थे कि जो आपके पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन हैं हिंदुस्तान के साथ उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, मुज़ाकरात होंगी, न्यूट्रल जगह में होंगी। ट्रंप साहब ने वापस दोहराया है कि मैं कश्मीर के मसले के ऊपर मैं मीडिएशन करवाना चाहता हूँ, मैं मीडिएट करूँगा, मसले को हल करूँगा। तो मेरे ख्याल में हमारी जो सब में इम्पोर्टेंट आस्क होनी चाहिए, ये मुलाकात अहम है, पर हमारी सब में इम्पोर्टेंट जो डिमांड होनी चाहिए कि जी आपने कहा है कि मीडिएट आप कराएंगे तो आप करवाइए, फिर एक्टिवेट करवाइए, हिंदुस्तान को टेबल पे ले आइए, क्योंकि वहाँ से तो हमें सिर्फ धमकियाँ मिल रही हैं और जो एग्रेशन हमारे ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं। तो अगर मसला आपने सही तरह से हल करना है तो हिंदुस्तान को आप टेबल पे ले आइए और डायलॉग शुरू करें, ये मसले हल करें। ये हमारी मेजर मैसेज मेरे ख्याल में तो यही होना चाहिए। बिल्कुल सही। उमर करीम साहब से बात करते हैं, किंग फैसल रिसर्च से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर करीम साहब, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ और वाशिंगटन के अंदर भी उसके ऊपर एक आंख होगी, वो देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब कैसे आगे बढ़ते हैं, और ये फ़लस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस में भी सऊदी अरब और पाकिस्तान साथ साथ बैठे हुए हैं। तो आपको इसकी कितनी सिग्निफिकेंस और अहमियत लगती है? जी नदीम मलिक साहब, बिल्कुल ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और मगरबी ममालिक में कुछ जगहों पे तो ये तासुर है कि ये कोई ऐसा ख़ास एग्रीमेंट नहीं है कि जो पहले से तारीखी तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान की दिफाई कॉपरेशन है उसको ही फॉर्मलाइज किया गया है। लेकिन कुछ लोग ज़रूर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक नए प्लेयर के तौर पर जो मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं उनमें एंटर हो गया है। और इसका वाज़ेह प्रूफ मेरे अंदाजे के मुताबिक ये है कि आज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक मशरिक़ वस्ता से रिलेटेड मामले में ट्रंप साहब ने मदऊ किया। ठीक है, वहाँ पर इंडोनेशिया के सदर भी थे, ठीक है, वहाँ पर और ममालिक के लोग भी थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन होती तो यहाँ पर पाकिस्तान को मदऊ किया जाता। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो आपसी कम्युनिकेशन है वो ना सिर्फ सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छी चल रही है बल्कि अमेरिकन इंतज़ामिया के साथ भी अच्छी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान राइटली स्पॉटलाइट में है, तो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं ये समझता हूँ
कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन तमाम ममालिक के जो सरबराहान है या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इसलिए बुलाया कि आप हमास पर दबाव डालें कि ये लोग जो हैं ये वो मगवियों को छोड़ दें। और साथ में शायद प्रेसिडेंट ट्रंप इन ममालिक को ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करें। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इनमें हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये कुछ इतना अच्छा साबित नहीं होने लगा अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि बाकी जो कई ममालिक सब जो सऊदी अरब की स्टेटमेंट है फ़लस्तीन के हवाले से कि तमाम ममालिक उसको तस्लीम कर लें, काफ़ी ज़्यादा इसका इन्हिसार इसके ऊपर भी होगा कि GCC कंट्रीज़ और जो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर इसराइल के साथ तजारती रवाबित और सफारती रवाबित बनाए हुए हैं, वो ख़ुद क्या करते हैं। मतलब मैं सरप्राइज़ हूँ, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे वो 65,000 जो फ़लस्तीनियों हैं उनकी शहादत का तज़किरा करते हैं और वो बड़े सख्त अल्फाज में कहते हैं कि एक तरफ यूक्रेन जंग के ऊपर तो एक इंसानी जो जानों का ज़िया है उसका तो वेस्ट सवाल उठा रहा है, लेकिन उसी जैसा मसला फ़लस्तीन में हो रहा है जहाँ 65,000 लोगों की शहादत हुई है और बच्चों को भूख के हाथों मारा जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। तो मुझे वो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है वो किसी मुस्लिम हेड से और ख़ास तौर पर GCC से तो उसके ऊपर बहुत कम आवाज़ें सुनने में मिली हैं। तो इट्स गोइंग टू रियली मैटर इन दी वर्ल्ड के अरब ममालिक जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कितनी टफ पोजीशन लेते हैं, ख़ास तौर पर जिन्होंने सफारती तल्लुकात बना लिए हैं इसराइल के साथ। आपको लगता है कि वो कुछ एक्ट करेंगे? ट्रेड सैंक्शंस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। जी बिल्कुल नदीम अली साहब, मसला ये है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को इसराइल से डायरेक्ट मिलिट्री का उसका कोई खतरा नहीं है कि इसराइल कल जहाज उड़ाएगा और स्पेन में बमबारी कर देगा। लेकिन मसला ये है कि जितने अरब ममालिक हैं वो जिस खिते में है इसराइल उसका डिफेक्टो बालादस्त बन गया है। और अब जो उन्होंने जो रवाबत कायम की है इसराइल से, इसराइल को एक्सेप्ट किया है, ये अगर मैं इसको कहूँ तो ये ऐसा ही है जैसे कि प्रोटेक्शन मनी है कि क्योंकि हमने आपको तस्लीम किया है इसलिए हम आप पर हमला नहीं करेंगे। तो अगर वो इससे पीछे हटते हैं तो खिते में आप देखिएगा कि इसराइल मजीद जो है अपनी हरकतें जो है वो बढ़ाएगा, इसलिए उनको ये सारा कुछ देखना पड़ रहा है और उनकी ऑप्शंस महदूद हैं। इस स्टिल मैं ये समझता हूँ कि शायद इसी तनाजुर में सऊदी अरब ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ वो ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन करे, क्योंकि जिस तरफ इसराइल बढ़ रहा है और जिस तरह से वाशिंगटन उसको बिल्कुल भी रोक नहीं रहा बल्कि शायद अंदरूनी खाना थपकी भी दे रहा हो, तो ये इन सारे ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और उनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। उनको रूस या चीन जो है वो उनका दिफा करने नहीं आएंगे। उन्होंने जो भी करना है वो अपने इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनके साथ मिल के करना है। लेकिन इन ममालिक के आपको पता है आपस में भी इशूज़ रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब किसी भी ऐसे मुल्क के साथ एंटर नहीं होगा इस तरह के पैक्ट में जो कि अरब मुल्क हो, जिसकी फौज कल को सऊदी अरब के ऊपर ही कुछ करने का सोच ले। और यही वजह है कि सऊदी अरब आज तक अपनी फौज भी जो है उसने उस तरह डेवलप नहीं की। सऊदी अरब में 2-3 किस्म की फौजें हैं, तो वो कू प्रूफिंग के लिए बनाई गई हैं ताकि इतनी फौज किसी दिन मजबूत ना हो जाए कि वो हमारा ही तख्ता उलट दे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इन मामलात को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। दुरुस्त। अच्छा एयर मार्शल साहब, आप तो खुद शायद बहुत सारे लोगों को, आपको देखने वालों को ना पता हो कि जो पाकिस्तान से एड डिलीवरी है उसमें काफ़ी कलीदी किरदार है आपका। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज़ थे कि चिल्ड्रन आर बीइंग स्टार्व टू डेथ, तो वो बिल्कुल सही लफ्ज़ है। जब वो बच्चों की हालत देखते हैं ना तो एक दफ़ा तो अंदर से रूह कांप जाती है कि हम इसका क्या जवाब देंगे अल्लाह को। तो सूरत हाल वहाँ है क्या और वेस्ट उसके ऊपर बोलता क्यों नहीं है, खामोश क्यों है? नदीम भाई, सबसे पहले जो आपने बात की कि अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब ज़रूर लेना है और मैं आप उसमें शामिल होंगे। हमें कल इसका सोचना पड़ेगा कि हमने जवाब देना है। मुसलमान सिसक के मर रहे हैं, भूख से एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, कोई एक दवाई वहाँ तक नहीं पहुँचती। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा अल खिदमत फाउंडेशन का 35वां जहाज़ गया है। अब हमने जो MOU साइन किया है इजिप्शियन के साथ, मैं आपको एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि जिसके हम पैसे देते हैं, लैंडिंग के, पैसेज के, ट्रॉलर, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचेगा इंशाल्लाह ट्रॉलर्स के थ्रू। लेकिन जब तक आप सारे मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे, अगर जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, एक छोटा सा मुल्क है एरगोय, उसने आज सैंक्शंस लगा दी इसराइल के ऊपर और आप बैठे हुए हैं तिजारत को बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप चले जा रहे हैं उनके साथ ट्रेड रूट्स को बढ़ाते चले जा। सर, जो फ़लस्तीन के बच्चों की, हमारी एक बेटी है फ़लस्तीन की, आज उसकी मुझे कॉल आई, उसने कहा कि मेरी वालदा शहीद हो गई हैं और इसलिए शहीद हो गई हैं कि मैं उनको दवाई, मेरा भाई दवाई नहीं दे सका।
और ये एक केस नहीं, हर केस हर घर की कहानी है और ये बढ़ती चली जाएंगी जब तक आप खुद नहीं इस पे। और ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान को भी इसमें। पाकिस्तान का जैसे मुनीर साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, एंड टेररिस्ट, इंडस वाटर ट्रीटी और तीसरा जो हमारा इशू है कश्मीर, दैट्स इट। बट आज जो आपका रोल बना है पाकिस्तान का, उस रोल में हमें इनको इकट्ठा करना है, जो आप बार बार कई प्रोग्रामों में हम कह चुके हैं कि अपने ताल्लुकात को नज़रसानी करो, ट्रेड को बंद करो और इसराइल को वो धचका दो। तब आप देखिएगा कि आपके पास इतनी मिलिट्री माइट है आपके अरब मुल्कों के पास कि कोई उसकी तरह अगर ये मुत्तहिद होकर ये फैसला कर लें कि हमने इसराइल का मुकाबला करना है, इसराइल की हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ देख सके। ये मैं बड़े एहतराम के साथ ये इस कॉन्सेप्ट को दूर करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास माइट नहीं है और हमें इसराइल से डरना चाहिए। इसराइल से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। दूसरी बात, अगर कतर अपने सिर्फ कतर के पास ही 100 मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं सर, आपके पास सऊदी अरब के पास से 15 हैं, टोर्नेडो एयरक्राफ्ट हैं, यूए के पास द मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट, द मोस्ट मॉडर्न ब्लॉक्स जो है F-16 का वो है, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, जैमर्स हैं, यू नेम अ थिंग इट इज़। इसराइल से आप डरे नहीं हुए, सिर्फ आपके अंदर इखलाकी कदरें ख़त्म हो चुकी हैं। आपको इस्लाम से जो अकीदत मोहब्बत कोई नहीं है। क्यों नहीं आज हम इकट्ठे होकर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते और कहते हैं कि अगर ये सारे मुल्क आके कुछ कर रहे हैं तो आप कम से कम उन पे सैंक्शंस का सोच दें, उनकी चीज़ों का बायकॉट कर दें। और ये सबसे बड़ी जो बात आपको करनी चाहिए, जो आप बार बार कहते हैं कि उनको इमदाद पहुंचाएं। वो भूखे बिलक बिलक के मर रहे हैं, उनको दवाइयाँ पहुंचाएं। सिर्फ 2 चीज़ें, हम 2 स्टेट पैलेस्टाइन स्टेट, इसमें बात की बात है। वो गरीब जो मर रहे हैं, जिनके पास कोई आशियाने नहीं है, एक जेंटलमैन और एक लेडी जो है वो सुबह उठ के अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाहर नहीं जा सकती, बिकॉज़ आपको पता है वो हिजाब के लोग हैं। तो सर, इस वक्त अगर मुसलमान ये काम नहीं करवा सकते, इतनी माइट रखने के बाद, इतनी रेलेवेंस रखने के बाद, तो फिर हमें अल्लाह ताला से कोई अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। सब ब्रेक रहेगा जी। वेलकम बैक। मैंने ब्रेक में जाने से पहले स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हवाला दिया था। उनका जो रेलेवेंट एक पार्ट है, छोटा सा क्लिप है, जिसमें वो हाईलाइट कर रहे हैं वहाँ पे जो इंसानियत सोज मुजालिम हो रहे हैं। जनरल क्यूम सर, जो इन्होंने स्पीच में अल्फाज दोहराए हैं वो आपके दिल को टच करते हैं एकदम से। वो जैसे जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं कि वहाँ कुछ हुआ और हम बोले नहीं है, बस सारा दुनिया सारी खामोश रही है। लेकिन सबसे पहले ये काम मुसलमानों के बोलने का। जी, मुसलमान बोलते नहीं, हम वेस्ट की तरफ देते हैं। मैं भी रोज़ क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि अमेरिका और यूरोप हमें वो इंसानी हकूक़ के दर्स देते रहे, अब एक्ट क्यों नहीं करते। उनमें से तो लोग अभी बोल रहे हैं, हमारे नहीं बोल रहे। जी, देखिए 2-3 पॉइंट्स वेरी ब्रीफली मैं कहूँगा। एक तो हैट्स ऑफ टू सच लीडर्स जो सच कहते हैं और इस फोरम के ऊपर कह रहे हैं, और हाउ ट्रू कि वो आप एक तरफ तो यूक्रेन की वार में आप कहते हैं यूक्रेनियंस मर रहे हैं और दूसरी तरफ आप तबाही और बर्बादी कर देते हैं। अफ़गानिस्तान में क्या किया, डेजी कटर्स एंड बंकर बस्टर्स निहत्थे लोगों के ऊपर चले, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के पीछे गए और फिर आपने कहा नहीं मिले। तो ये एक अलग स्टोरी है। देखिए, मैं पहले कहता हूँ कि ये जो ट्रंप की स्पीच में वो यूनाइटेड नेशन के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड इसलिए है। वो कहते हैं ना, इन्होंने मेरी मदद नहीं की, 7 जंगें मैंने बंद कराई हैं। यूएनओ क्या मदद कर सकता है? वो रेजोल्यूशंस पास कर सकता है। कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशंस हैं, आप ये देखें कि ये सीज़ फायर के ऊपर है, 6 वीटो आपने किए हैं। तो यूनाइटेड नेशन किधर से इफ़ेक्टिव हो जाए? उधर आपने उसकी एब्सोल्युटली। फिर आप ये देखें कि सारे लोग कहते हैं कि आप इसकी दूसरी रियासत को पैलेस्टाइन की एक्सेप्ट करें, आप उसके ऊपर वीटो कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, लास्ट टेन्योर में आपने बैतुल मुक़द्दस में अपनी एम्बेसी को भी वहाँ मूव कर दिया, एंड यू आर नॉट रेडी टू। इसके ऊपर मैं ये कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन का एयर मार्शल साहब कह रहे थे ना कि सैंक्शंस लगे। चार्टर जो है चैप्टर 6 और 7 है, वो ये कहते हैं कि अगर आप रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन का पास करते हैं और कोई कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो पहले उसका डिप्लोमेटिक बाइकआउट करें। अगर वो काम नहीं करता तो फिर सैंक्शंस लगाएं। अगर वो काम नहीं करता तो फिर यूएनओ की फोर्स लेके तो करें। अभी जो इराक पे हमला हुआ या अफगानिस्तान पे, इसी की प्ली लेके अमेरिका ने ये चिट ली कि जी वो उधर तो हैं टेररिज्म, हम सेल्फ डिफेंस में जा रहे हैं और वो जाके वो उधर करते रहे। तो इसलिए ये सैंक्शंस मौजूद हैं।
तीसरा पॉइंट जो था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने बात की है ना कि डिफेंस हमारा प्रोडक्शन का जो एक सिस्टम होना चाहिए। हम काउंट कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया के पास F-15 भी हैं और उनके पास यूरो फाइटर्स भी हैं, उन्होंने अभी टर्की से भी ले रहे हैं। इवन इंडोनेशिया के पास, हमारी जो पोटेंट 5-6 मुस्लिम कंट्री है ना, उसमें टर्की नंबर 1 है। ये इंटरनेशनल रेटिंग में 8th है, हम 12th हैं। टर्की है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, हम 12वें हैं तो इंडोनेशिया 13वां है। उनके पास राफेल हैं, 42 अभी हैं, 22 और वो आ रहे हैं। आप ये देखें कि ईरान है आपके पास, और बाकी ये छोटी रियासतों के पास तो बजट ज़्यादा है। इन सब का डिफेंस बजट आप इकट्ठा करें तो तकरीबन $160 बिलियन बन जाते हैं, जबकि जो 3rd हाईएस्ट है रशिया का बजट वो $126 बिलियन है। तो देयरफॉर इट इज़ द रिक्वायरमेंट। देखिए, हम किसी पे यलगार करने की मुसलमान नहीं सोच रहे, हम एक डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बिगिनिंग शुरू हो गई है और उसके मुताबिक चलेगा। आखिरी पॉइंट ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे ट्रंप को, इन एडिशन टू व्हाट एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि कश्मीर का इशू है, टेररिज्म की बात है, हमारे वाटर की इश्यूज़ हैं, हम उनसे बाईलैटरल ट्रेड की भी बात करें। वो इंटरेस्टेड हैं ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में, माइनिंग के अंदर है, उस पर बात करें। फिर डिफेंस प्रोडक्शन की भी बात करें, बिकॉज F-16 उन्होंने हमें दिए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। द पॉइंट इज़ कि अगर हमारे ऊपर इंडिया अटैक करता है और तीसरा जो अगेन एयरबॉट साहब ने कहा कि इजराइल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अर्ली 80s में इजराइल ने पूरी अटेम्प्ट करके, तैयारी करके कोटा पे हमला करने की प्लानिंग की हुई थी पूरी, और जब इधर पहले पता चल गया हमारे अपनी रिसोर्सेज से, तो अल्लाह का करम है उनको वो अवर्ट हुआ। और उसने नेतन्याहू इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि ये हमारी सबसे बड़ा ब्लंडर था कि हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनने दिया। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट से मिलना बड़ी अच्छी बात है, और उसके अंदर ये जो सारे इश्यूज हैं इनको हाईलाइट करना। मुनीर अकरम साहब से पूछते हैं। मुनीर अकरम साहब, जो पाकिस्तान और इंडिया वाला, मैंने अभी आपको कोल्ड स्टार्ट के नाम से वो जो एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम और ड्रोन अटैक के ऊपर वो काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें अमेरिका के साथ जब बायलैटरल रिलेशंस की बात करते हैं तो उसको क्या हम कोई देखते हैं कि कोई बड़ा स्कोप हो सकता है अपना डिफेंस कोऑपरेशन में, क्योंकि ये चैलेंज हमारे ईस्टर्न नेबर की तरफ से किसी वक्त भी आपके सर के ऊपर दोबारा खड़ा होगा, तो इस एरिया में हम अमेरिका के साथ आगे बढ़ सकते हैं? नहीं जी, अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक और उसका मतलब है चाइना को कंटेन करने के लिए। उनके अभी फ़िलहाल ताल्लुकात बुरे हो गए हैं क्योंकि पर्सनल रीजंस भी कुछ हैं। वहाँ ट्रंप साहब का ईगो हर्ट हो गया है और हिंदुस्तान ने थोड़े अपने दांत दिखाए हैं, तो हिंदुस्तान को उन्होंने अभी सबक सिखाना है कि आप हमारे पार्टनर तो हैं पर जूनियर पार्टनर हैं। पर हिंदुस्तान उनके पास वापस जाएगा और वो घुसकर वापस उन्होंने जो उनकी पार्टनरशिप है उसको रिवाइव करेगा। हमारी जो पार्टनरशिप है वो चीन के साथ है। हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफ गार्ड करना है वो हमारी पार्टनरशिप चीन के साथ है। देखें, ये जंग जो हुई है इसमें हमारी कुव्वत तो थी, हमारे फोर्सेस ने बहुत अच्छा लड़ा, पर इक्विपमेंट कौन सा था? कैपेबिलिटीज़ हमने ज़्यादातर जो हैं हमारी कैपेबिलिटीज सब चीन से आती हैं और उन्होंने हमें टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें दी हैं और उनकी कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी सॉवरेनिटी को मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ कोई मुआहदा करके हमें फ़ायदा नहीं होगा, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमने अमेरिका के साथ तिजारत करनी है, उनसे मीडिएशन करवाएं, उनसे हम अच्छे ताल्लुकात रखें, पर जहाँ तक कि हमारी सिक्योरिटी है उसकी प्रेजर्वेशन में चाइना का रोल है और हमारा चाइना पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको हमने मुकम्मल रखना है, उसको धचका हमने नहीं देना है गलतियाँ कर कर। बिल्कुल सही है। एक राजनाथ ने एयर मार्शल साहब जो इंटेंट है उधर उनकी वो अपने वो पब्लिक स्पीचेस के अंदर बता रहे हैं, तो आपकी तैयारी तो 100% होनी चाहिए कि आपके पास चैलेंज क्या है, वो किसी वक्त आता है, आ जाता है, 6 महीने बाद आता है, लेकिन उनके इरादे वाज़ें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करूंगा। हिंदुत्व सोच और आरएसएस सोच ख़त्म नहीं होगी, ये आपके पीछे पड़े रहेंगे और ये याद रखिएगा ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है जो कि एक नेशनल लेवल पे आया हुआ है। मैं ये चाहूँगा कि हम अपनी तैयारी तो करें
और बिल्कुल हमारा चीन के साथ जो अज़ली रिश्ता है इंशाल्लाह डिपेंडेबल रिश्ता है और एक ट्रस्टवर्दी रिश्ता है, उसको बिल्कुल पनपना चाहिए। लेकिन मैं आपकी इस बात को ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा कि ये वो वक्त है जहाँ पे हमें अमेरिका को टेस्ट करना चाहिए। अगर हम उनकी लव बर्ड्स हैं तो उस लव बर्ड का फ़ायदा उठाएं और उससे कहें कि आओ भाई, हमने तो तुम्हें साबित करके दे दिया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉवरेन नेशन है और हमारे पास वो सलाहियतें हैं जो कि हमने यूज़ नहीं की। हमने थ्रेशोल्ड को भी कंट्रोल किया है। आपने फरमाया था कि 6+1 7 तो हो गए थे, इट कुड हैव बीन गॉन टू 20 ऑल्सो। तो हमने उस थ्रेशोल्ड को कंट्रोल किया हुआ है, उस टेक्नोलॉजी को हम नहीं लेना चाह रहे। तो तुम हमारे जो दोस्त बनते हो, आओ और हमारे इन 3 महाजों पे हमारी मदद करो। हम कोई तुमसे मुआहदा नहीं करें, लेकिन तुम्हारे बयानियों को लेके आगे चलते हैं कि टेररिस्ट, वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर नॉट हब फॉर द टेररिस्ट। कश्मीर इशू जो कि गज़ा के बाद मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा एक इशू जो है वो कश्मीर का इशू है, बिकॉज 2 न्यूक्लियर पावर्स आर इन्वॉल्व। उस लिहाज से आप उसको आगे भी लेके जा सकते। और तीसरा आपका इंडस वाटर ट्रीटी, बिकॉज क्लाइमेट चेंज, वाटर रिक्वायरमेंट, ये बड़े चेंज तो ट्रम्प मानते ही नहीं है। वो तो कहता है वो कॉन्वेंस जॉब है जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज है। आपने कल तकरीर नहीं सुनी उसकी पूरी। वो तो रिडिक्यूल कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि इसको टेस्ट करें, इसकी मोहब्बत को टेस्ट करें, वरना वो ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा। सर वो करेंगे ना, क्रिप्टो में करेंगे उसकी मोहब्बत का टेस्ट, जहाँ ट्रम्प की फैमिली इंटरेस्ट है, उसके अलावा वो बातें नहीं करता वो। आपका तो काम है ना अपना। हाँ बिल्कुल सही, आप अपने मफादात बताएंगे, पाकिस्तान का मफाद ये। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अमेरिका की मोहब्बत तो वेलकम, बट आई थिंक वी विल टेक इट विद ए पिंच ऑफ साल्ट, बिकॉज हम डसे हुए हैं। आप देखें कि ऐन मौकों पे इन्होंने प्रेसलर अमेंडमेंट और फलानी क्या कुछ है जो इन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक नहीं किया। जब फॉरेन पॉलिसी गोल इलाके में अचीव हो जाता है फिर वो सैंक्शन नहीं लगाते हैं। हाँ, फिर वो सैंक्शन लगाते हैं। देख, चाइना ऑन दी अदर हैंड हुकूमतें बदलती रही हैं हमारे पीपल टू पीपल, और वो बड़े डीप रूटेड। और मुझे डिफेंस प्रोडक्शन का पता है, 5.5-6 साल में PUF में करता रहा। जो चीज़ भी है वो जॉइंट, हम उन्होंने टेक्नोलॉजी भी हमें दी है और वो सब कुछ हमारे साथ करते रहे। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें ये अमेरिका के साथ अपने तौर के ऊपर वेरी कॉशियसली आगे जाना है, लेकिन हमें आउट ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए कि चाइना इज़ देयर सिंसियर फ्रेंड। नंबर 2, जो इंडिया का जो बात कर रहा था, देखिए इससे तो कोई मुबर्रा नहीं है, हम कभी भी कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, ये कभी भी डंग मारेंगे। लेकिन इनको अभी एक जो थप्पड़ पड़ा है उससे इनको ये एहसास हो गया, इनका यही था कि आज़ाद कश्मीर पे कब्जा करेंगे और CPAC को सेवर करेंगे। ये बड़ा लंबा प्लान था। जब 80 एयरक्राफ्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड दी कटिंग टेक्नोलॉजी की मशीन्स एयर में हों, तो उनको पता था ये तो अभी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये तो अल्लाह का एक करम था कि इधर एयरफोर्स ने अपने तौर के ऊपर और आर्म फोर्सेस ने जो काम किया। अभी मोदी का मसला और इनका मसला, ये जो लीडर ने सुनाया, बिहार में इलेक्शन है नवंबर के अंदर, मोदी जो है डिक्लाइन की तरफ है। अगर वहाँ ये हार जाता है और इसके बाद फिर बंगाल में इलेक्शन है, तो फिर बीजेपी का, बिकॉज विद इन इंडिया मोस्ट क्रिटिकल टाइम जो है आपका वो भी यही वाला है, वही है। सेम एलिमेंट, स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं, उससे पहले उसने बयानियां बना, और ये इंडिया में सेम एलिमेंट्स, उनके थिंक टैंक्स वो हाइड भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ये कुछ होने वाला है, बिकॉज इसका मतलब है कोई अटैक हो जाएगा, ये वो हो गया। तो इसलिए हमें मोहतात तो ज़रूर रहना है अपने डिफेंस में, लेकिन हम कभी भी ऑफेंसिव जारियत की बात नहीं करते, हम डिफेंस की बात। एक लास्ट मिनट से क्लोजिंग रिमार्क, आपको लगता है कि जंग का खतरा है पाकिस्तान इंडिया? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। टाइम फ्रेम आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले कुछ फ्लैगशिप ऑपरेशन ज़रूर होंगे, आपने उसके लिए अपनी तैयारी रखनी। और वो किसी न किसी वक्त भी वो फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है वो करेगा और उसका इल्ज़ाम लेके पाकिस्तान के ऊपर वो चढ़ाई करने का बहाना ढूंढेगा। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, जनरल क्यूम साहब, मुनीर अकरम साहब और उमर करीम साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।